हेलो बच्चों, आज मैं अध्याय 1 के भाग 5वें के साथ आई हूँ आपके साथ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ कि हमारे भारत का क्या वैभव रहा और उसकी प्राचीन काल में भी क्या क्या उपलब्धि रही हैं। तो देखो, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति धर्म, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान एवं प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं और इन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्रदान किया है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, आखिर क्यों? क्योंकि भारत धर्म, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान इनमें शुरू से ही प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट रहा है, हमेशा सबसे आगे रहा। इस कारण भारत को क्या है, विश्व गुरु का दर्जा प्रदान किया गया है। और आर्थिक समृद्धि की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि कि हमारे यहाँ इतनी आर्थिक समृद्धि थी कि यहाँ क्या कहा गया है, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता के रूप में माना है। हमने हमारी भारत भूमि है, हमारी इस भारत भूमि को हमने किस रूप में माना है? माता के रूप में माना। और इसका उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद। मैंने बताए थे 4 वेद है, चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। उसमें पृथ्वी सूक्त, और पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया है। और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे यहाँ पे ही विकसित हुई है। इस भावना को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। भारत के साथ साथ सारे संसार ने, सारे विश्व ने इस भावना को स्वीकार किया है। संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना की गई है और इसका जो आदर्श है हमारी संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है कि सर्व संतु सुखीन सर्व संतु निरामया, कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। इस तरह की भावना केवल हमारी भारतीय संस्कृति में ही यह आदर्श प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का विश्व संचार की भारतीय संस्कृति किस तरह से विश्व में, पूरे विश्व में प्रचारित हुई, प्रसारित हुई, किस तरह हुई। देखते हैं, प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में प्रचार किया वह है भारतीय संस्कृति। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने संपूर्ण विश्व में अपना प्रचार प्रसार किया वह कौन सी संस्कृति है? वह है भारतीय संस्कृति है। और वो भी प्रचार प्रसार किसी सैनिक आक्रमण के द्वारा नहीं, अपितु सांस्कृतिक विनिमय के द्वारा किया गया है। तो ये संचार किया गया, हमने भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में फैलाया है। ये सैनिक आक्रमण के द्वारा नहीं, किसी ऐसा नहीं कि हमने दूसरे राज्यों में जाकर आक्रमण किया और वहाँ जब जाके राज्य स्थापित किया, ऐसा नहीं, अपितु सांस्कृतिक विनिमय, संस्कृति आदान प्रदान के द्वारा किया है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही कैसी रही है? गौरवमय रही है। इतिहास और संस्कृति दोनों ही जो है हमारे हमेशा से ही प्राचीन काल से कैसे रहे हैं? गौरव में रहे हैं। चीन की दीवार पर हम देखें तो आज भी वहाँ पर लिखा है, संस्कृत भाषा में क्या लिखा है? उसके उत्तरी दरवाजे पर यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। वो भी कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। यानी चीन की दीवार पर आज भी क्या लिखा हुआ है? उसके उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें। और इस भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का उल्लेख केवल भारतीयों ने नहीं किया, भारतीय ग्रंथों में ही नहीं है, भारतीय विचारकों ने नहीं किया, अपितु पाश्चात्य विचारकों, विद्वानों और उनके ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख हुआ। उन्होंने भारत की सर्वश्रेष्ठता के बारे में कुछ बातें कही हैं। देखो, जैसे कि इतिहासकार मयूर ने क्या कहा है भारत के लिए? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविध एवं वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। कि भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी विविधता और उसके वनस्पतियों के उत्पादन में
पूरा विश्व में कोई भी देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सर वाल्टर रेली है, उन्होंने कहा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में ही हुआ है। अब देख लो भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है। कर्नल अलकाट ने कहा है कि मानव संस्कृति का उद्गम भारतवर्ष को ही माना जाता है। तो मानव में जो संस्कृति उद्गम हुई है का उद्भव हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, भारत है। फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्तेयर को जब ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई थी, कौन है, फ्रांसीसी दार्शनिक है वाल्तेयर, उनको एक ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई, तो उन्होंने कहा कि यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य देश हमेशा पूर्व के ऋणी रहेंगे। क्या कहा कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के ऋणी रहेंगे। एक बहुत ही फेमस विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान थे, कौन, मैक्स मूलर। तो उन्होंने कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में चरम तक पहुंची है, और उनका दूसरा प्रश्न था कि संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, और उनका तीसरा प्रश्न था कि प्लेटो, कांट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अगर अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए हैं, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यदि उन्होंने क्या कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण एवं बुद्धि की परिपूर्णता एवं शक्ति किस देश में चरम तक पहुंची है, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है, प्लेटो, कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए, तो मेरा तीनों बार इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या रहेगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यानी उन्होंने हिंदुस्तान की इतनी महिमा का बखान किया, इतनी बखान किया। मैक्स मूलर बताते हैं कि पेरू देश जो दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पे एक देश है, कौन सा, पेरू। वहाँ के लोग आज भी अपने आप को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। विजयदशमी पे यानी दशहरे पे वो क्या मनाते हैं, राम सीता उत्सव मनाते हैं, और बाद में उसके बाद में राम जन्म उत्सव मनाते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति आज भी इतने दूर देशों में, सुदूर देशों में आज भी हमारे यहाँ वहाँ की पालन कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही वैभवशाली एवं समृद्ध रहा है। अब देखो अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। इम्पोर्टेंट, अग्नि पुराण में भारत का नाम क्या दिया है, जम्बूद्वीप। समुद्री पार के प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया है। क्या कहा गया है, जो समुद्र के पार प्रदेश थे भारत के, उनको क्या कहा गया है, द्वीपांतर, यानी द्वीप के परे। इनमें से 9 द्वीप थे जो सांस्कृतिक भारत में से वर्तमान में है, जो जावा, सुमात्रा, मलाया, कम्बुज, श्याम, चंपा, बर्मा, लंका आदि सम्मिलित थे। यानी भारत में पहले 9 द्वीप थे, 9 द्वीपों को भारत में गिना जाता था ये, जो कि वर्तमान के जैसे जावा, सुमात्रा, मलाया है, कम्बुज है, श्याम है, चंपा है, बर्मा है और लंका है आदि, ये सब भारत के 9 द्वीपों में गिने जाते थे। यूरोपीय विद्वान है सिल वेन लेवी ने भारतीय इन सभी को क्या नाम दिया, भारतीय द्वीप समूह का नाम दिया। जो ये 9 द्वीप है इनको क्या भारत में ही इनको गिना जाता था, और यूरोपीय विद्वान ने इनको क्या कहा, भारतीय द्वीप समूह कहा है। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी अपने पिछले जब साहित्यिक स्रोत का वर्णन किया, जिसमें हमने अरब यात्री पढ़े थे, तब भी इस व्यक्ति का नाम आया था, एक अरबी यात्री। तो उसने वहाँ कहा था कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों ओर फैला हुआ है। उसने कहा था कि भारत इतना विशाल है कि वो समुद्र में भी फैला हुआ है और वो स्थल में भी है, यानी वो
स्थल और जल दोनों ओर फैला हुआ है। तो भारत भूमि और समुद्र दोनों ओर फैला हुआ है और उसकी सीमा जावा और सुमात्रा तक फैली हुई है। यानी उसकी सीमा कहाँ तक फैली हुई है? जावा और सुमात्रा तक फैली हुई है। उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। यानी उस समय भारत की जो सांस्कृतिक सीमाएं कहाँ से कहाँ? अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया पहुँचे और वहाँ अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किए। यानी जो शक्तिशाली जलयानों में, जो बड़े बड़े जलयानों में बैठकर भारतीय इन देशों में पहुँचे और वहाँ पे अपना साम्राज्य भी स्थापित किया और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया। प्रशांत महासागर के द्वीपों से ही अन्य नाविक एवं पर्यटक, यानी प्रशांत महासागर के द्वीपों से अन्य नाविक एवं पर्यटक मध्य एशिया के जैसे मैक्सिको, होंडुरास, दक्षिण अमेरिका के पेरू, बोलिविया और चिली यहाँ पे गए और वहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया। यानी ये यहाँ के लोग थे और इन देशों में पहुँचे और यहीं के निवासी हो गए और यहीं पे अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह आगे पश्चिम भारत के बंदरगाहों से जो द्रविड़ पर्यटक थे तथा नाविकों सोमालीलैंड से दक्षिण अमेरिका तक के समस्त पूर्वी तट पर जगह जगह अपने वास स्थल स्थापित किए। यानी पश्चिम भारत के बंदरगाह हैं, वहाँ से क्या द्रविड़ पर्यटक और नाविक सोमालीलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी तटों पर जगह जगह अपने वास स्थान स्थापित किए। यानी वो लोग वहाँ पे गए और वहीं पे अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ अपनी संस्कृति का, द्रविड़ संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूरब की ओर बढ़ी और दक्षिण रूस के विभिन्न रास्ते तिब्बत, मंगोलिया, सिक्किम, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया, चीन पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। यानी ये जो हिमालय पर्वत के उधर जो सारे देश हैं पूरब की ओर बढ़े और उधर के जो सारे देश हैं इन देशों में पहुँचे और अपने क्या किया, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारतवासियों की एक शाखा पश्चिम द्वार से प्रस्थान की और गंधार, पर्सिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरबी, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों में फिलिस्तीन पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज पहनाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि चारों द्वार यानी चारों दिशाओं में भारतीय गए और अपनी संस्कृति और सभ्यता का ध्वज पहनाया, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, वहाँ की अपनी प्राचीन संस्कृति का लोगों को वहाँ पे ज्ञान करवाया कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं कि आज भी यहाँ पे बहुत सारे भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के जो इंडोनेशिया जैसे कि वहाँ मुस्लिम रह रहे हैं लेकिन वहाँ शर्मा वर्मा नाम लगाते हैं, ये नाम किसके? भारतीयों के ही द्योतक हैं। इस प्रकार संस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर वहाँ के निवासियों को अपनी संस्कृति से प्रचार प्रसार करवाए। इन सब का कार्य सुसंस्कृत है, यानी जो अच्छे से संस्कृत जन थे कौन थे? आर्य। आर्य शब्द कोई जाति नहीं है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है आर्य का मतलब? श्रेष्ठ। जो वो लोग थे वो भारत से विश्व के विभिन्न देशों में गए, कोई जल मार्ग से पहुंचा तो कोई थल मार्ग से पहुंचा और उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता का प्रचार प्रसार किया और वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाया। भारत के वीर पुत्रों की सदैव से इच्छा रही है, सदैव से जिज्ञासा रही है
कि सागर के उस पार क्या है। यानी पहले लोग जो थे वो समुद्र पार नहीं जाते थे, तो वो कहते कि अगर सागर के उस पार है क्या। उनकी इच्छा था कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाया जाए, सभी को आर्य बनाया जाए। यानी वो लोग सोचते थे कि जो संसार के, जो भारत में जिस तरह श्रेष्ठ लोग हैं, आर्य लोग हैं, सुसंस्कृत हैं, ऐसे ही संसार के सभी लोगों को सुसंस्कृत और आर्य यानी श्रेष्ठ बनाया जाए, विद्वजन बनाया जाए। प्राचीन ऋषियों के महान उद्घोष कृणवंतो विश्व आर्यम, यानी समस्त विश्व को आर्य बनाया जाए। इसके साथ ही भारतीय सागर पार गए इसको वास्तविक रूप प्रदान किया, अर्थात प्राचीन ऋषियों ने उद्घोष किया है कृणवंतो विश्व आर्यम, अर्थात समस्त विश्व को क्या बनाया जाए, आर्य बनाया जाए। इसके साथ ही इसी बात को मन में लेकर भारतीय सागर पार गए और जो उन्होंने सोचा कि समस्त विश्व को आर्य बनाया जाए और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर उनको वास्तविक रूप दिया। इस बात को उन्होंने वास्तविक रूप दिया और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जैसे कि हम इस बात को देखें कि आधुनिक युग में कृणवंतो विश्व आर्यम का इस आधुनिक समय में नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि उन्होंने वेदों के माध्यम से भारत को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अब है हम देखते हैं कि कौंडिन्य नामक वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। एक कौंडिन्य नामक वीर व्यक्ति हुआ था, वो फुनान गया और उसने वहाँ पे जाके फुनान संस्कृति का निर्माण किया। वो है जो कंबोडिया पहुंचा और उसने अपने यहाँ भारतीय संस्कृति का निर्माण किया। चंपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य स्थापित किए। चंपा और अनाम दोनों ने कहा हिंदू राज्य स्थापित हुए। और सुमात्रा में श्री विजय, कौन, श्री विजय, ये बहुत ही बड़ा वंश चला आगे जाके। इन्होंने वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। इन्होंने भारतीय संस्कृति का पूरे सुमात्रा में अच्छे से प्रचार प्रसार किया। अश्ववर्मन नामक शासी कहाँ, बोर्निया पहुंचा और हमारे यहाँ के शासी लोग कहाँ पहुँचे, अमेरिका तट पर पहुँचे। अश्ववर्मन ने बोर्निया पहुँचा और यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इस तरह बहुत सारे शासी लोग कहाँ, अमेरिका तट पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जाकर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष्य, गणित ज्योतिष स्थापित, युद्धाभ्यास, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों आदि का क्या किया, भारत में आदि का विश्व में प्रचार प्रसार किया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्निया में अगर हम देखें तो वहाँ संस्कृत के सैकड़ों लेख मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि भारतीय वहाँ पे, बहुत सारे भारतीय वहाँ पे गए, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और संस्कृत भाषा का भी प्रचार किया और बहुत सारे राज्य आदेश संस्कृत भाषा में लिखवाए। जावा में आज भी किसकी काल गणना प्रचलन है, जावा देश है, उसमें आज भी क्या, जो 78 AD है ना, आगे पढ़ोगे तुम, 78 AD उसका प्रचलन है। यहाँ के शिव, विष्णु व बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। बोरोबुदुर, अंगकोर वाट के जो शिल्प हैं वो अजंता एलोरा की समानता बताती हैं। जो बोरोबुदुर अंगकोर वाट है, ये बाहर मंदिर है, विदेश कंबोडिया में, यहाँ पे जावा में ये मंदिर है। तो ये इनकी जो है सारी कला शैली कैसी है, अजंता एलोरा से काफ़ी मिलती जुलती है। चंपा, अनाम, पांडुरंग, इंद्रपुर, वाली, कलिंग जैसे नगरों में जो नाम थे, राम या वर्मा जैसे व्यक्ति भारतीय परंपरा से अटूट संबंध बताते। जो इन देशों में क्या है कि जो नाम मिलते हैं व्यक्तियों के, राम मिलता है, किसी के पीछे वर्मा मिलता है, तो ये क्या है, हमारे भारतीयों से इनके बहुत ही प्राचीन काल में गहरे संबंध थे। यहाँ के लोग वहाँ गए और उन्होंने राज्य स्थापित किया,
फिर उन्होंने वहाँ के लोगों ने भी अपने राजा के अकॉर्डिंग अपना नाम सर ये वर्मा राम आदि लगाना प्रारंभ कर दिया। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र, नीति, कल्पना, आचार विचार आदि में भारतीय परंपरा झलकती है। आज भी जो इनका रहन सहन है, परंपरा है, बहुत सारी पूजा है, शासन शास्त्र विधि है, नीति कल्पना है, आचार विचार है, आज भी इनमें क्या झलकती है? भारतीय परंपरा झलकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार न केवल भारत अपितु विश्व के कुछ देशों में न करके समस्त विश्व में किया, विश्व के कोने कोने में जाकर किया, और इसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अगले उसके साथ में फिर से प्रस्तुत होंगी आपके अगली वीडियो।